अब हम बात करते हैं युवा देश का यूथ इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे कनेक्टेड है, विज़ावी यूथ विज़ावी इंफ्रास्ट्रक्चर। शैलेश जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। आपको लगता है कि क्या बुनियादी रूप में हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लिया है देश में जो एक युवा एस्पायर करता है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो मैं थोड़ा लंबा इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, 3-4 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा होते हैं। एक होता है यातायात, ठीक, दूसरा होता है ऊर्जा, बिजली या एनर्जी, तीसरा होते हैं शहर, और चौथा में सब कुछ डालने, टेलीकॉम हो, टूरिज्म हो। यातायात में मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितनी जल्दी पहुंच जाए, जितने कम खर्च में पहुंच जाए, चाहे वो व्यक्ति को पहुंचाना हो या माल ढुलाना हो, है ना। इससे सभी को फायदा है। उदाहरण के लिए मैं उस समय बम्बई होती थी, 1990 की बात है। मैं अपनी कार चला के 1990 में बम्बई से दिल्ली आया था, और मुझे याद है 3.5 दिन लगे थे, और वो भी वो 2 लेन रोड होती थी, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जाए। आज के दिन बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे हम 12 घंटे से 15 घंटे में यात्रा तय कर सकते हैं। मैं मद्रास चेन्नई से गाड़ी में आया 2021 जून में, मुझे 2 दिन लगे, और पूरी 4 लेन रोड थी, बीच में ग्रेड सेपरेटर था, कहीं कोई एक्सीडेंट। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। दूसरा है माल ढुलाई। देखिए, जो हमारे यूथ हैं उनको कुछ न कुछ आमदनी कमाने का जरिया चाहिए जी। और जब तक व्यवसाय नहीं होगा तब तक आमदनी कहाँ से आएगी? तो जो ट्रक कोयम्बटूर से चल के लुधियाना आता था उसको 7 से 9 दिन लगते थे, अब वो 2.5 से 3 दिन में पहुंच रहा है। इससे क्या है? सभी चीज़ों की चलायमानता, गतिशीलता बढ़ रही है। दूसरी बात, मैंने कहा शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम अगर सच में देखें तो सबसे ज़्यादा जो व्यवसाय हैं हमारे देश में शहरों में ही मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शहरों में गरीबी पचाने की शक्ति है। तो आज के दिन हमारे देश की अगर 45% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में है, कृषि क्षेत्र में है, तो जब तक ये 45%, 15% नहीं होगी तब तक भारत विकसित देश नहीं होगा। और ये जो 30% इधर से सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में जाएंगे, वो शहरों में ही होगा जी। तो शहरों का किस प्रकार विकास हो, और यहाँ थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि जिस भी शहर में आपके जो दर्शकगण हैं उनका जन्म हुआ था, उस समय जब जन्म हुआ था, उस समय से आज के दिन शहर की आबादी दुगनी हो गई। आप स्वयं सोचिए, किस शहर में आप स्कूल में गई, आज के दिन वो शहर दुगना हो गया। सही बात है। और आज से 20 साल बाद आज की आबादी से दुगना हो जाएगा जी। तो हम इस अर्बनाइजेशन को, इस शहरीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर से समर्थित करेंगे जी। इसी पे अगले 20 साल की हमारी विकास यात्रा निर्भर है। और कुछ शहरों में ये अच्छा काम हो रहा है, जैसे इंदौर जी। इंदौर, मैं मध्य प्रदेश में बहुत साल रहा, इंदौर का जो कायाकल्प हुआ है, स्वच्छता में सबसे अव्वल नंबर पर है, उसकी श्रेणी के कई शहर होने चाहिए जी। और तीसरी चीज़ मैंने कही, ऊर्जा, एनर्जी। पहले होता था कि घरों में लंबे लंबे पावर कट होते थे, हम लोग इन्वर्टर से चलते थे। आज के दिन ऊर्जा आ रही है, और उसमें भी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी हम कहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये हर घर के ऊपर। लास्टली मैंने कहा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी चीज़ों से जो यूथ की, जो युवा वर्ग की नौकरियों और लाइवलीहुड्स की बढ़ोतरी होगी। जैसा वैभव जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, बड़ा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं और मल्टीप्लायर बहुत ज़बरदस्त होता है। आप 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइएगा, 3.5 रुपये का फ़ायदा मिलेगा जी। तो ये कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट। तो ये तो आप ये भी सोचिए कि हमारे यूथ को अगले 20 साल में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, मौके मिलने वाले हैं, और वो तभी मिलेंगे जब हमारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बिल्कुल, इस पर तो हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, लेकिन एक बहुत खास बात शैलेश जी ने जो अंडरलाइन की है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त देश के सामने है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक हमें क्या कुछ नया करने की ज़रूरत है ताकि इस ये जो एमिनेटिंग प्रॉब्लम है इसको एड्रेस किया जा सके? देखिए, जैसे शैलेश जी ने कहा, हमारे देश का बहुत बड़ा युवा वर्ग है
और वो कई शहरों में, गाँव में, सब जगह रहता है। अब हमारे युवाओं को रोजगार की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट खड़ा करे जिससे युवाओं को अपनी संभावनाएं खोजने की उनके लिए उपलब्धता हो। सरकार तो हर किसी को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन अगर उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी और उसमें हर आदमी अपना अपना लाभ उठा सकता है। आज जैसे इंदौर का इन्होंने उदाहरण बताया, लगभग 20-22 शहरों में आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर वो चाहे मेट्रो हो, चाहे आईटी पार्क्स हो, चाहे फूड पार्क्स हो या डिफेंस कॉरिडोर्स हो। अब इन सब चीज़ों के कारण फिर वो चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो या बड़े उद्योग छोटे छोटे जगह जाने के माध्यम से हो। और बहुत ऐसे शहरों के नाम मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे इंदौर मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया, महाराष्ट्र में नागपुर हो या कोल्हापुर हो या औरंगाबाद हो या मैसूर हो या गुवाहाटी हो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शहर, कंपैरेटिवली पहले छोटे शहर जिनको हम मानते थे, वो बहुत तेजी से टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटीज, अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का फायदा ये हुआ है कि वहाँ छोटे छोटे जगह पे युवाओं के सपने बड़े हो गए। बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होता है, क्योंकि लोग बड़ा सपना देखेंगे तभी तो उसको पाने के लिए प्रयास करेंगे और तभी तो उसको पाएंगे, सफल होंगे, अचीव करेंगे। दूसरा, जैसे टूरिज्म का मैं उदाहरण देता हूँ, अच्छी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी बनने के कारण, फिर वो चाहे एविएशन के माध्यम से हो, रेल के या रोड के माध्यम से, हमारे देश में टूरिज्म की इतनी अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? उस जगह का यूथ हो सकता है। फिर वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एवरी करोड़ इन्वेस्टेड इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें से लगभग 80 लोगों का रोजगार पैदा होता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां हर रुपया आपने लगाने के बाद सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध होता है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विस इंडस्ट्री है। वहां होटल्स लगेंगे, रेस्टोरेंट्स लगेंगे, टूरिस्ट गाइड लगेंगे, आने वाले टूरिस्ट को यूज करने के लिए लोकल कन्वीनियंस लगेगा, 50 प्रकार के हमारे कारीगर कुछ सामान बनाकर बेचेंगे, ऐसी अलग अलग संभावनाएं बनती है। तो ये टूरिज्म सेक्टर को आगे कैसे बढ़ाए? हम सब लोग कहते हैं कि हमारे देश में इतनी चीजें देखने लायक है, लेकिन आधे से ज्यादा जगह पे हमको लगता है हम पहुंच नहीं पाते हैं, ट्रेन नहीं है, फ्लाइट नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से वहां कम्यूटिंग बढ़ रहेगा। आज कल परसों ही मैं किसी चैनल पर एक रिपोर्ट देख रहा था कि हमारे देश के रिलीजियस सेंटर पर पिछले 2 साल में इतना ज्यादा फुटफॉल बढ़ा है, उसका सीधा फायदा हमारे देश के युवाओं के अपॉर्चुनिटीज के लिए हो रहा है। तो हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन साथ ही साथ उसको रोजगार उसके स्थानिक जगह पे उपलब्ध कराना ये उससे भी बड़ा चैलेंज। और मुझे लगता है उसका एकमात्र उपाय है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। फिर वो चाहे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देखिए हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनने के कारण आज स्टार्टअप की जगह जगह पे, आज कहीं भी बैठा हुआ कोई भी यूथ सोचता है कि मैं अपनी नॉलेज को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस दुनिया के सामने लाऊं। और व्हाई नॉट, क्यों नहीं हमारे देश से कोई एक फेसबुक निकलेगा, कोई एक जिप्टो निकलेगा, कोई एक स्विगी निकलेगा। ये सारे हमारे देश के युवाओं ने बनाए हुए हैं, और ये सारे इसलिए बने हैं क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हुआ, मैन पावर उपलब्ध हुई, हमारा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है। तो युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमारे देश के युवा भी तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की टू ओपनिंग अप दिस विस्टा। एक मैं अगर कहानी सुना सकूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि वैभव जी ने कहा, मैं हांगजाओ में G20 हुई थी 2016 के सितंबर में, अगस्त सितंबर में, और वहाँ से वापस लौटते समय, मैं बिजनेस 20 में था, वहाँ से वापस लौटते समय मैं शंघाई में रुका, एक दिन का वो टूर किया जैसा टूरिस्ट गाइड के साथ। टूरिस्ट गाइड हमारी 24 साल की चाइनीज़ महिला थी। उन्होंने बड़े गर्व से बोला कि मैं तो कैश वैश नहीं रखती, एक फ़ोन रहता है, उसी से मैं वीचैट, बाइडू और जो भी करना है कर लेती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जब मैं वापस दिल्ली आ रहा था, मैं सोच रहा था कि भारत में ये कब होगा। उस समय हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस 0 थी, और अक्टूबर 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ। आज सब्जी भाजी बेचने वाले भी QR कोड लेके बैठे हैं। तो ये जो युवा वर्ग और गरीब वर्ग को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा हुआ, आज के दिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, 2 साल बाद वो बैंक जाके बोल सकेंगे, देखिए ये मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है, आप मुझे कर्ज दीजिए। पहले तो सिर्फ कैश के आधार पर था। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को और यूपीआई के, हम लोग जापान गए अभी पिछले महीने टोक्यो, और वहाँ के जो डिजिटल मिनिस्टर हैं कानो साहब, उन्होंने हमें बोला कि जो सफलता आपने हासिल की है,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हम जापान में करना चाहते हैं। आप सोचिए। बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्टर्स मुझे लगता है इस पूरे डिस्कशन में निकल कर के आए, खासकर जो टूरिज्म और डिजिटल सेक्टर का जो रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक फिलिप देने में, ये वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट थे। और क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने मतदाताओं को जागरूक करें, तो ये जो इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू जो हमारे टेक्स आ रहे हैं वो वाकई में एक आई ओपनर की तरह ही काम करते हैं। तो ये थी बात युवा और इन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में।